नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी दर्शकों श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया है। आज संपादक वाली कुर्सी मैंने हथिया ली है और अवनीश भाई को कहा कि आप बहुत दिनों तक मुझे वक्ता बनाते रहे, आज आप वक्ता बन जाएं या फिर ऑब्जर्वर की भूमिका में रहें। आज हमारी मुख्य बातचीत होगी शशि शेखर जी से। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई मीडिया संस्थानों को अपनी सेवा दे चुके हैं, फिलहाल बिहार की पुण्य भूमि पर विराजमान है, मोतिहारी से कंसल्टेंसी और फ्रीलांस पत्रकारिता करते हैं। हमारे साथ बहुत पुरानी मित्रता है। बहरहाल इनसे बिहार के कुछ समीकरणों को समझेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी भूमिका में बांध देता हूं। दर्शकों माफ कीजिएगा, शुरुआत में आपको हमेशा अवनीश जी को सुनने की आदत है, आज मुझे सुनना पड़ेगा। बहरहाल इंदौर, सूरत और फिर जगन्नाथपुरी और उसके बाद कांग्रेस के साथ पता नहीं, अब बिहार में ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि बिहार में भी इंदौर सूरत पुरी सिंड्रोम अपना कहर बरपा सकता है और कांग्रेस की एक नहीं, शशि भाई के शोध के मुताबिक 4-5 सीटों पर ऐसा कुछ हो सकता है। इस पर हम लोग आज पूरी बातचीत करेंगे और फिलहाल उसमें एक नुक्ता ये भी जुड़ेगा कि अनंत सिंह की पैरोल पर रिहाई हो गई है, उससे क्या असर पड़ेगा। अवनीश भाई, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो उसके बाद मैं मंच शशि शेखर जी को दे दूंगा। जी ब्यालोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न इतना सामयिक है और इतना जरूरी है कि मैं बस श्रोता के रूप में फिलहाल बैठना चाहूंगा। जी शशि सर बोले। तो शशि भाई, अब मैदान आपका है, आप हमें बताएं, एनलाइटन कर बिहार की ताजा राजनीतिक स्थिति कांग्रेस के संदर्भ में इंदौर सूरत सिंड्रोम को देखते हुए। देखिए, बात हम लोगों ने की थी और एक अब पूरा 40 सीटों में जो कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, उसमें अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं फ्रेंड एंड फैमिली सिंड्रोम, फ्रेंड एंड फैमिली पार्टी जैसा कुछ दिखेगा। 9 की 9 सीटें या तो वो दोस्त है या किसी परिवार से है, किसी पॉलिटिकल फैमिली से है, सारे के सारे लगभग। ऐसे में हम लोगों ने जब लास्ट टाइम बात की थी सूरत इंदौर सिंड्रोम की, तो हम लोगों ने एक आशंका जाहिर की थी कि क्या ऐसा कुछ बिहार में हो सकता है। तो चूंकि सूरत और इंदौर भी एक संभावना था, तो उस संभावना से इनकार बिहार में भी नहीं किया सकता और उसकी 2-3 वजहें हैं। पहली बात तो हम लोगों ने सासाराम सीट को लेकर काफी लंबी बातचीत की थी, कई दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और सासाराम सीट के बारे में मैं अवनीश जी को भी थोड़ा अपडेट करना चाहूंगा कि वो सीट जो है वहां पे जिन मनोज कुमार राम को टिकट दिया गया है वो ऑलरेडी बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है कि 8 अप्रैल को, जबकि 8 अप्रैल से पहले भी जाए तो फरवरी में, इसी साल फरवरी में एक व्यक्ति है पिछड़े वर्ग के, उन्होंने कुंद्रा थाना, भभुआ पुलिस, भभुआ या कैमूर, वो एसपी के उसमें आता है कुंद्रा थाना, वहां पर उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था अपनी नाबालिग बेटी के यौन शोषण का पोक्सो एक्ट बेसिकली उसमें लगा है अभी। और फरवरी से मार्च अप्रैल 2 महीने बीतने के बाद भी वो एफआईआर दर्ज नहीं हो सका था, लेकिन उन लोगों ने भी कोशिश की, वहां के एसपी से मिले और एसपी के हस्तक्षेप के बाद 8 अप्रैल 2024 को एफआईआर मनोज राम के बेटे, उज्जवल शायद नाम है उसका, 2 और महिला और खुद मनोज कुमार राम के खिलाफ नामजद, जो बोलते हैं ना कि नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई और पोक्सो एक्ट जैसा संगीन मतलब एक एक्ट है उसके तहत मामले दर्ज हुए। ये मामला दरअसल उनके बेटे और उस युवती के बीच का है, जिसमें ये भी अभियुक्त है मनोज कुमार राम। 8 अप्रैल को जब इस तरह का संगीन मुकदमा दर्ज होता है, उस व्यक्ति को 20 अप्रैल के बाद आखिर कांग्रेस आला कमान ने कैसे अपना उम्मीदवार बना दिया, यह खबर जब आई तो काफी मतलब हम लोगों को
सोचना पड़ा कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर तो वही सवाल उठे कि या तो जो बिहार का नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व स्टेट लेवल पे, उसको कैंडिडेट ने गुमराह किया और उस केस के बारे में शायद जानकारी नहीं दी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कुछ एक संस्थान, मतलब एबीपी जैसे संस्थान को छोड़ दें तो कहीं मुझे आप ऑनलाइन अभी भी गूगल करेंगे तो कहीं आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि मनोज कुमार राम के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज है 8 अप्रैल को, आज भी, इस वक्त भी। उसके बाद दूसरा सवाल यह है कि अगर शीर्ष नेतृत्व बिहार को यह पता नहीं था तब तो चलिए ठीक है, शीर्ष नेतृत्व दिल्ली को भी पता नहीं रहा होगा, या अगर बिहार को पता था तो दिल्ली को नहीं बताया गया। मतलब क्या हुआ ये हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक आश्चर्य जरूर हुआ कि 9 सीट ही मिला है। भले आपको, आप सीमांचल में 1-2 सीटों को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, किशनगंज और कटिहार को लेकर, लेकिन चुनाव का जो लड़ने का तरीका होता है, आप एक भी सीट को हल्के में अगर लेते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी छवि जो है वो हल्की हो जाती है। तो इससे बचने की जरूरत थी। लेकिन वो जी बताइए। एक वाक्य बस जोड़ देना चाहता हूं कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से यह चुनाव लड़ रही है, इसी से पता चलता है कि 9 सीटों पर उन्होंने समझौता किया, यानी लगभग सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया। लेकिन पूर्णिया में जो पप्पू यादव जीत सकते थे, उनकी पार्टी का मर्ज भी करा लिया और उसके बाद जाके उनके खिलाफ जाकर भाषण भी दे दिया और भाषण भी दे दिया। अवनीश भाई कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? ये बड़ा दुखद मतलब स्थिति थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस खुद कितने भ्रम की स्थिति में है बिहार में, ये इसी से पता चलता। उसके बाद मतलब मैंने सासाराम से शुरुआत इसीलिए। अवनीश भाई कुछ जोड़ना चाह रहे थे, 1 सेकंड। जी ब्यालोक जी, बिल्कुल। मैं पप्पू यादव और पूर्णिया, ये मैंने सोचा था कि मैंने रखूंगा, लेकिन ये पकौड़ी जो है आपने बाहर कर दिया है, तो मैं उसमें केवल एक चटनी परोस दे रहा हूं शशि सर के सामने। सर, सासाराम में पास को अगर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से पर्चा खारिज होना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पुरी में आप देखिए वहां पैसे, और यही स्थिति इंदौर में थी। तो कहीं न कहीं ये बात तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के बारे में नहीं जान रही है। ये हम कतई नहीं मान सकते, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को 125 साल पुरानी पार्टी कहती है, इसने देश में 65 साल राज किया है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पार्टी जान नहीं रही है, ये मैं नहीं मान सकता। कम से कम ऐसे ब्लंडर्स पार्टी कर रही है अपने प्रत्याशियों को लेके, इसका मतलब है कि 24 का चुनाव उसके सामने कहीं है नहीं। ये इज्जत बचाने की कवायद है कि साहब कहीं हमारा खारिज हो गया, कहीं हमारा प्रत्याशी भाग गया, तो कम से कम कुछ तो कम हो। जो इज्जत बचाने वाला मामला है वो यहाँ पे मुझे ज्यादा दिखाई देता है। और जरा पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य के बारे में बताइएगा, क्या किया पप्पू यादव ने? पप्पू यादव की जो खबर आ रही है, अंत समय तक भी जो लोग वहां गए थे, चुनावी एनालिस्ट जो आजकल होते हैं, जो काम करते हैं डेटा वगैरह का, उन लोगों ने बताया कि अंत समय में हमारा वोट कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन फिर भी हम आगे हैं। तो वो कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर के। और पप्पू यादव अभी भी कांग्रेस के लिए, आपको इवन आरजेडी के लिए, रोहिणी आचार्य के लिए चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार करे, हिना साहब के लिए वो चाहते हैं कि चुनाव प्रचार करे। वो अपना जो लॉयल्टी है कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, उसके प्रति अभी लग रहा है कि वो बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उनके साथ धोखा हुआ, इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं है कि आपने उनकी पार्टी का मर्जर करा लिया और एक तो टिकट नहीं दिया और दूसरा आप चले गए वहां पर उनके खिलाफ। कम से कम इतना नहीं करना चाहिए था कि राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, आप टिकट नहीं दिए वो एक अलग बात है, लेकिन आपको वहां जाकर पप्पू यादव की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये तो अब उनका चुनाव हो गया। उससे आगे जो काफी जो दुखद स्थिति कांग्रेस के लिए है वो यही, आपने कहा कि आप ये नहीं मानने को तैयार है कि शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं दोष देना चाहता शीर्ष नेतृत्व को इस बिहार के मामले में। मैं कहता हूं कि ठीक है, शीर्ष नेतृत्व हो सकता है कि अनजान रहा हो और या उसको बरगला दिया गया हो, गुमराह कर दिया गया। लेकिन
बिहार में जो प्रेसिडेंट है एआईसीसी के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने, यह आपकी बात से भी मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि अजय निषाद को दिल्ली बुला करके शामिल कराया गया था रातों रात। वो निर्वर्तमान सांसद थे भाजपा के, और रातों रात उनको भाजपा ज्वाइन करा करके और मुजफ्फरपुर में टिकट दे दिया गया, जबकि वहां वीरेंद्र चौधरी एक पुराने नेता है, कांग्रेस का झंडा काफी समय से ढो रहे हैं, और वो एक नेचुरल दावेदार थे वहां पे, और शायद वो खड़े होते तो अच्छी फाइट देते। लेकिन अजय निषाद, पता नहीं, मुझे एक तो मुझे डाउट है कि वो कोई फाइट भी दे पाएंगे। तो ये 2 सीट हुआ। फिर अगर हम एक बार नाम गिन ले सारी सीटों का, तो अभी पटना साहिब का सीट भी अनाउंस हो गया, मीरा कुमार के बेटे को टिकट मिल गया। समस्तीपुर में महेश्वर हजारी जो जदयू में है, उनके बेटे सन्नी हजारी को टिकट मिल गया समस्तीपुर से। आकाश सिंह जो खुद एआईसी प्रेसिडेंट अखिलेश सिंह, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं, उनको टिकट मिल गया। तो बेतिया में मदन मोहन तिवारी है, काफी उनको कमजोर कैंडिडेट माना जा रहा है संजय जायसवाल के मुकाबले। और लेकिन मैं फ्रेंड एंड फैमिली जो इक्वेशन बता रहा था, ये फ्रेंड एंड फैमिली इक्वेशन कांग्रेस का है इस वक्त यहाँ पे, उसके ऊपर भी मैं सासाराम को उदाहरण मान के चलता हूँ। और जैसा कि पहला सवाल था ब्यालोक भाई का कि सूरत, इंदौर, पुरी, क्या ये बिहार में रिपीट हो सकता है, तो हम लोग इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। और ये बड़ा मतलब अजीब स्थिति है कि इस तरह से करके अगर 15-20 सीटें भी चुनाव पूर्व भाजपा जीत लेती है, तो ये कांग्रेस के लिए, आपने जैसा कहा अवनीश जी की आप हल्के में ले रहे हैं और ये कह दें कि हमारा कैंडिडेट भाग गया, हमारा, ये एक्सक्यूज मतलब आप किसको देंगे? जनता को देने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने आप को धोखा देंगे। क्योंकि एक तरफ, मैंने ब्यालोक जी से पहले भी कहा था कि एक तरफ ये दिख रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेहनत कर रहे हैं, वो जा रहे हैं साउथ इंडिया में, बाकी जगहों पे जाके आप घूम रहे हैं, वो लगता है कि आप हार्डवर्किंग है, करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बिहार में आते हैं, और बिहार एक इतना बड़ा, जी बोलिए अवनीश। नहीं सर, आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मैंने ब्यालोक जी के लिए उंगली दिखाई। नहीं, बोलिए, मेरी बात ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप बताइए। नहीं, वो शशि भाई क्या था कि हम दोनों ने एक अपना साइन तय किया था कि अब आपकी बात पूरी हो जाएगी तो मैं उनको बुलाऊंगा। बहरहाल चलिए, अनौपचारिक बातचीत में ज्यादा मजा आ रहा है, तो अवनीश भाई पहले आप अपनी बात जोड़ें, फिर हम उनके पास चलेंगे। जी शशि जी, आपने जब कहा ना कि बड़ा मेहनत कर रहे हैं, राहुल भी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका भी मेहनत कर रही हैं, राहुल लगातार मेहनत ही कर रहे हैं और उनकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। कांग्रेस को जिस तरीके से वो नीचे ले आए हैं, ये उनके मेहनत का ही परिणाम है, और अब लगातार ये बात सामने आ रही है, ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज, पप्पू यादव की स्थिति वो वाली नहीं हो गई है कि जिससे वो सोनम गुप्ता बेवफा है उस टाइप का कोई माहौल बन गया है कि जिससे वो मोहब्बत करती थी, उसने कहा लास्ट टाइम तक कि हाँ हम तरह के भगा के ना ब्याह कर ले, चिंता मत कर, और उसके बाद उसने पिता जहां शादी तय किए उसके साथ बैठ के फेरा ले लिया। और ये जो सोनम गुप्ता, जिनको मैं पप्पू यादव कह रहा हूँ, ये फेरे लगा रही हैं कि हम तो फलाने का भी प्रचार करेंगे, हम तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी ही मर जाऊंगा। इतनी ज्यादा यह स्थिति पप्पू यादव की करा कौन रहा है? राहुल गांधी ऐसे मजबूर हो जाते हैं कि मर्जर कराने के बाद भी प्रचार करने चले जाते हैं। करा कौन रहा है? मास्टरमाइंड कौन है सर? देखिए, आपका जो इशारा है बिल्कुल सही है, और मुझे भी, सबको लगता है, ये पूरे बिहार को लगता है ये, और पूरा बिहार मान रहा है। इवन पूर्णिया के जो यादव मतदाता है, वो लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि कहीं न कहीं लालू जी और इस बात को लेकर के बड़ा मतलब हमेशा सशंकित रहे हैं, या एक्स्ट्रा कॉशियस रहे हैं कि तेजस्वी यादव के बरक्स कोई और यादव नेता उभर कर सामने ना आए, कोई ऐसा युवा नेता उभर कर सामने ना आए। मैं पप्पू यादव को युवा नहीं कह रहा हूं, बाकी और भी लोग जो है,
लेकिन पप्पू यादव चूंकि एनर्जेटिक नेता है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। हम लोगों ने पिछले 4-5 सालों में, जब से मुझे 3-4 साल हुए यहाँ आए हुए, मैंने देखा है कि अकेले मोतिहारी का पिछले 3-4 सालों में उन्होंने 20 से 25 बार यात्राएं की है। जब कोई नेता यहाँ पे नहीं, एक वायुसेना के एक अधिकारी की हत्या हो गई थी यहाँ पे, शराब माफियाओं ने कर दी थी पूर्वी चंपारण में, तो कोई नेता शुरू में नहीं आया, अकेला वो शख्स आया और उसने आवाज उठाई, सही आवाज उठाई। तो कोरोना के दौरान जो उन्होंने किया, वो सब पूरे देश ने देखा कि उन्होंने क्या किया। आपको याद होगा कि छपरा में जाके वो एम्बुलेंस कांड का उद्भेदन करके आ गए। तो ये तो है कि पप्पू यादव की एनर्जी जो है, जो उनका एनर्जी लेवल है, उनको अगर एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म मिल जाए, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा राष्ट्रीय नेता का समर्थन मिले, तो वो मुझे लगता है कि बेहतर कर सकते हैं और एक विकल्प तैयार कर सकते हैं। और जब मैं ये बात कह रहा हूं, तो लालू यादव निश्चित तौर पर थोड़ा और विजनरी आदमी है, वो थोड़ा और आगे का सोच रहे होंगे। तो जो आपका ये सवाल है कि आखिर ये कौन करा रहा है, मुझे लगता है इस सब के पीछे लालू जी की सोच काम कर रही होगी। आपने नाम ले लिया, और वैसे शशि भाई की जो पत्रकारिता रही है, मैं जैसे बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर लेता हूँ। शशि भाई वाली पत्रकारिता आप ही की धारा की है। आप लोग सौम्य हैं, सरल हैं और सहज हैं, इसलिए शशि भाई बहुत वेल्ड अटैक करते हैं, छुपा हुआ, और बहुत महीन काटते हैं। मेरी तरह वो खुरदुरा नहीं काटते हैं, खुरदुरा प्रहार नहीं करते हैं। बहरहाल, इस बातचीत को पप्पू यादव सेंट्रिक नहीं बनाना है। मुख्य मुद्दा ये था कि कांग्रेस की 3 जगह फजीहत हो चुकी है। बिहार में 4-5 जगहों पर आसार हैं। वो शशि भाई ने कारण बताया कि भाई अब मीरा कुमार के सुपुत्र जो हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन आज तक कहाँ नजर आए हैं वो देख लीजिए। उसी तरह किसी पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, पर्चा खारिज होगा तो कहेंगे। एक प्रत्याशी बीजेपी का वर्तमान सांसद है, कल को उसका हृदय परिवर्तन हो जाए तो कौन इनकार कर सकता है। इस बीच एक और खेल हुआ है, और वो खेल हुआ है मुंगेर में। बाहुबली कहिए, माफिया मैं ज्यादा पसंद करता हूं, माफिया हिस्ट्री शीटर, हालांकि उस पर भी कई लोगों की जज्बात आपा घायल हो सकती हैं। बहरहाल, अनंत सिंह की पेरोल पर रिहाई हुई है, वो भी 15 दिन के लिए, और देखिए 15 दिन में पूरा मामला निबट जाएगा, इलेक्शन का जितना रहेगा, और बिहार में जो भी होना है वो हो जाएगा। पहले जिसके वो रकीब थे, अब उसके हबीब हो गए हैं। कम से कम उनकी पत्नी तो प्रचार कर ही रही हैं या समर्थन दे ही चुकी हैं। तो ये रकीबों और हबीबों का क्या मामला है, इसको शशि शेखर जी से सुनेंगे। अवनीश भाई, आप कुछ जोड़ना चाहते थे, आपका टाइम मैंने खा लिया, तो आप जोड़ेंगे। उसके तुरंत बाद सीधा शशि भाई, और शशि भाई इस बार जो भी बोलेंगे वो निष्कर्ष के तौर पर बोलेंगे। बिल्कुल। और शशि सर ने जो बात कही ना कि फैमिली और फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। फैमिली और फ्रेंड्स ही दिखाई दे रहा है, जिसमें सासाराम निश्चित रूप से गायब होना है और वहां भी वही स्थिति होनी है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक और सांसद मिलने जा रहा है बिहार से, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैं चाहूंगा कि अपनी बात में शशि सर इस मेरे पॉइंट को जरा एड्रेस कर दें। बिहार जब जब लोकसभा का चुनाव हुआ है 2014 से लेकर 2019, 2019 के बाद 2024, अभी भी ये चुनाव पूरे देश में एक परसेप्शन बन चुका है। स्टेटस को जैसा लग रहा है कि यथा स्थिति बनाए रखने के लिए मतदाता तैयार है, इसीलिए बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे यूपी में कम से कम रायबरेली में कुछ हो आ जाने से हल्का चुलगुर माहौल हो गई बा, इस टाइप की अगर मैं बात कहूं तो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। क्या बिहार लोकसभा और विधानसभा इन दोनों चुनाव में एकदम अलग तरीके से वोट करता है, ये वहां की समस्या है, या इसको मैं पॉलिटिकली मैच्योर्ड मतदाता कहूं, क्या समझू? नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि 2014 के बाद से हम लोगों ने कंटिन्यू देखा कि 2014 में लोकसभा में अलग पैटर्न पे चुनाव हुआ, लोगों ने एनडीए को चुना, और उसके ठीक बाद 2015 के चुनाव में जो महागठबंधन है वो भारी बहुमत से जीत कर आई। उसी तरह 2019 में हुआ, लेकिन लोकसभा, और उसके ठीक बाद 2020 का पैटर्न वो बदल गया, विधानसभा बनाम लोकसभा, ये बड़ा क्लियर था। और 2020
और 15 की बात भी मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं कि 2015 में एक स्टेटमेंट आया था जिसको राजद सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव ने काफी भुनाया। वो था कि आरक्षण की समीक्षा। और मैं ये मानता हूं, मैंने देखा भी और बाकी लोग भी इससे सहमत होंगे कि उस एक बयान ने पूरे बिहार में लोगों को, खास करके जो उसके लाभान्वित है, उसके जो बेनिफिशियरी है, उनको एकजुट किया और वो एक बड़े जीत के तौर पर बदला। अब वही पैटर्न क्या 2024 में चलेगा? चलना चाहिए, क्योंकि 2 बार चल चुका है, तो हम लोग भी ये मान के चल रहे थे कि वही चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज की, जब तक कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार जब इंडिया ब्लॉक में थे, उस वक्त तक ये माना जा रहा था कि बिहार सबसे टफेस्ट स्टेट होने जा रहा है एनडीए के लिए। और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बिल्कुल मतलब एनडीए यहाँ पर 5, 10, 15 सीटों, मतलब 10-15 से ज्यादा सीटों पे फाइट दे ही नहीं सकती है। वो चीज नीतीश कुमार के हटने के बाद बिल्कुल, मतलब ये महीने 2 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद हम लोगों ने मान लिया कि ये लड़ाई कम से कम 50-50 की है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी टिकट बंटवारे को लेकर के, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से हुआ, फिर हम लोग को ये लगने लगा कि नहीं, अब ये मामला फिर एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। 5-10 सीटों पर भले फाइट हो, कुछ सीटें जीत भी जाए, और जो 39 वर्सेस 1 का फॉर्मूला था वो थोड़ा घटेगा जरूर इस बार, लेकिन बहुत बड़ा लॉस एनडीए को नहीं होगा। लेकिन एक खबर है, आप इसकी तस्दीक करा सकते हैं बाकी माध्यमों से भी, मुझे भी वो खबर मिल रही है, और वो भी कितनी सच है कितना झूठ है इसको अभी हम लोग जांचेंगे। लेकिन मैं बता देता हूं सूचना के लिए कि संविधान बचाने की बात करके इंडिया ब्लॉक यहाँ पर राजद गठबंधन जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है। हर भाषण में यही हो रहा है, तेजस्वी यादव के भी, मुकेश सहनी के भी, कि संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, जो आमतौर पर मतदाताओं को समझ में आता नहीं है कि बात क्या है। लेकिन जब आरक्षण की बात वो करते हैं उसी के साथ जोड़कर कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोग आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो थोड़ा सा हिट करता है कहीं ना कहीं। अब ये झूठा है, सच्चा है, परसेप्शन है, क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी जाने, लेकिन ये उनके भाषणों में है। और जो खबर मतलब पकी अभी है, धीमी आंच पर चढ़ी हुई, वो यही है कि लड़ाई कहीं ना कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश की जा रही है कि जो विधानसभा का पैटर्न होता है उसी पैटर्न पर इस बार लोकसभा का चुनाव भी हो जाए। अब होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये कोशिशें चल रही है। मीडिया में भी कुछ इस तरह के, बिहार के लोकल मीडिया में भी कुछ इस तरह की बातें हो रही है। इसको क्रॉस चेक किए जाने की जरूरत है। दूसरी बात, जो ब्यालोक जी ने अनंत सिंह के पैरोल की बात की, तो उनको 15 दिन का मिला है जमीन, पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर के। तो एक बात मैंने कही थी कि कहावत है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी, जिनको मैं कभी मानता था कि उनमें स्टेट्समैन क्वालिटी है, उनका पूरा अंत जो है, ऑल इज वेल, क्या बोलते हैं उसको, इफ एंड इज वेल, वो पूरा एंड जो है वो खत्म हो गया कि जहां से उन्होंने शुरू किया था, बाहुबलियों के साथ मिलकर, उनकी सहायता से मिलकर अपनी राजनीति शुरू की, सत्ता में आए, अब एक बार फिर वो उसी के भरोसे है, चाहे वो आनंद मोहन हो या वो अनंत सिंह हो। अब असर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा तो उनकी अपनी जाति के ऊपर पड़ेगा। लेकिन यह दोनों बातें मैंने कहा दी जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि अगर एक तरफ अगड़ा पिछड़ा का भाव उत्पन्न होता है तो वो अपनी जाति पर असर डालकर भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे, और अगर वैसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर ललन सिंह को कुछ फायदा अनंत सिंह के आने से, बाहर आने से हो जाएगा। और आसपास की सीटों पर भी वो कोशिश करेंगे कि जो भूमिहार मतदाता है उसको एक संदेश दें, और भूमिहार मतदाता बिहार में आमतौर पर एनडीए के मतदाता है, वहां कुछ दिक्कत होने नहीं जा रही है। जी शशि भाई ने जो 2 बातें कही उसको मैं बहुत जल्दी से पॉइंट वाइज कंक्लूड कर देता हूं। एक बात जो इन्होंने कही कि
अगरा बनाम पिछड़ा, तो वह विपक्ष के पास एकमात्र हथियार ये है कि वह हिंदू वोटों को तोड़े, क्योंकि हिंदू होकर जब जब जनता ने वोटिंग की तो 2014 पनपा है और 2019 पनपा है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड कांग्रेस के शहजादे ने किया है, उत्तर दक्षिण हो गया है, तो अब अगड़ा पिछड़ा फिर आरक्षण। लेकिन इसके जवाब में भाजपा की तरफ से जो मुस्लिम आरक्षण का दांव चला गया है कि भाई ये तो ऑलरेडी 3 राज्यों में कर चुके हैं, तो हो सकता है कि यह उस आक्रमण की प्रतिरक्षा में हो। आजकल राहुल गांधी भी जहां जाते हैं वहां पर एक संविधान की कॉपी ले जाते हैं। मैंने अपना प्रिय शब्द नहीं कहा क्योंकि शशि भाई हैं हमारे साथ, तो इनकी भावना हाथ न हो जाए, लेकिन कह देता हूं विषधर राहुल भी आजकल संविधान की एक प्रति लेकर घूमते हैं। बहरहाल अवनीश भाई, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जोड़ें, और अंतिम 1 मिनट शशि भाई को दिया जाएगा। जी बिल्कुल। मेरे लिए बिहार से बाहर बैठ के कम से कम 2014 के बाद जो एक राष्ट्रवादी राजनीति का उदय हुआ है जिसमें नेशन फर्स्ट की भावना है, शशि जी जैसे वरिष्ठ और मजे हुए ग्राउंड की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी सब जितना भी सब्जेक्ट होता है, संगीत से लेके और खेल कूद तक, वो सब समझने वाले भी अगर आज इस बात पर मजबूर हैं करने के लिए कि यादव वोट कहाँ जाएगा, भूमिहार कहाँ जाएगा, अगड़ा कहाँ आएगा, पिछड़ा कहाँ आएगा, तो मुझे लगता है कि बिहार के संदर्भ में ये अभी भी बहुत निराशाजनक स्थिति है। नहीं, बिल्कुल आप ये बात से मैं आपकी पूरी तरह सहमत हूं कि 21वीं शताब्दी में आकर भी और इतने विकासात्मक राजनीति की बात सारी पार्टियां करती हैं, उसके बावजूद शशि जी बिल्कुल, और शशि जी ये उत्तर प्रदेश वाला अवनीश आपसे कह रहा है जिसको जुमा सुधरे हुए अभी 7 साल हुए हैं और 35 साल बाद उसने सुधरने के रास्ते पर चला है, लेकिन सुधर गया। इसलिए बिहार से उम्मीद है और निराशा दोनों। नहीं, बिल्कुल बिहार से उम्मीद और निराशा दोनों आज से नहीं, 77 से है, 75 से है, शुरू से है। बिहार अपने आप में एक बड़ा मेडिकुलस स्टेट रहा है। पहला स्टेट था जिसने जमींदारी प्रथा खत्म कर दी, देवघर में दलितों को एंट्री दिलवा दी। तो ये चलता रहता है, एक लंबी प्रक्रिया है लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में 75 साल की कोई हैसियत नहीं है। एक राष्ट्र के इतिहास में कोई हैसियत नहीं है। काफी सारे बदलाव हुए हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ये चलता रहेगा। हम आप डिस्कस भी करते रहेंगे इस तरह से। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 21वीं शताब्दी में भी अगर हम जात की और इस तरह के समीकरण की बात करते हैं तो क्या करें, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। और मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकली मैं बता रहा हूं कि ये चीज इस चीज से अछूता कोई नहीं है। आज भाजपा को भी यहाँ पर, भाजपा किसी भूमिहार को अब यहाँ पर अपना अध्यक्ष नहीं बना सकती है। उसने यादव को कई बार अध्यक्ष बनाकर देख लिया, अब वो कुशवाहा पर गया है, तो कई प्रयोग कर रहे हैं। शशि भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी की गलती कम मानूंगा। अगर वो बिहार में कर रही है, बिहार की गलती ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में ऐसा करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल असहमत नहीं हूं, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो अपना चरित्र, हर राज्य का अपना एक चरित्र होता है, हर राज्य की राजनीति का अपना एक चरित्र होता है। बंगाल का अपना एक चरित्र है, महाराष्ट्र का, गुजरात का, तो वो तो चलता रहेगा। और वो लोकतंत्र की चक्की जो होती है वो धीरे धीरे पीस कर उसको रिफाइन करती रहेगी। उसमें हम आप लाख चाह कर भी, लाख भाषण देकर भी कुछ बदल नहीं सकते हैं। अभी यहाँ प्रशांत किशोर है, वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, वो जाति से ऊपर उठकर मुद्दों की बात कर रहे हैं। शायद 2025 में वो आए, लड़े, देखते हैं क्या परिणाम निकलता है, तब जाकर हम लोग शायद कोई कंक्लूजन निकाल पाए कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स वर्सेस कास्ट पॉलिटिक्स में किस तरह का रिलेशन बन पा रहा है। लेकिन अंत में यही है कि बिहार में जी नहीं आपने जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लें प्लीज। जी मैं खत्म कर लेता हूं बस 10 सेकंड में, कि जहां बात हम लोगों ने कांग्रेस की थी, ये वाकई बड़ी दुर्दशा की स्थिति है, दुर्दशा से भी महादुर्दशा की स्थिति है बिहार में। जबकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था इस बार कि आप सीरियसली अगर लड़ते
तो एक की जगह 2-3 सीटें जीत सकते थे, 4 सीटें जीत सकते थे। क्योंकि मुझे मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव थोड़ा इन लोगों के लिए, राजद गठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए कुछ बेहतर पोजीशन लेकर आया था, लेकिन उस मौके को भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करके कांग्रेस ने गंवा दिया। अवनीश भाई कंक्लूड कीजिए 30 सेकंड में। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रशांत किशोर जी के इन्होंने जिक्र कर दिया, इस पर एक अलग बातचीत हम लोग कहेंगे। और महाराज इनको तो भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कहा जा रहा है, तो इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए कि माहौल, क्योंकि जो माहौल वो जमीन पर बना रहे हैं वही 2014 से नेशन फर्स्ट की नीति से के तहत भारतीय जनता पार्टी नेशन वाइड पैन इंडिया राजनीति कर रही है। अब उसमें बिहार उस ट्रेन में क्यों नहीं चढ़ पा रहा है, क्यों ये WT है, क्यों मालगाड़ी पे चढ़ रहा है, क्यों कभी सुपर फास्ट छोड़ के पैसेंजर पर कूद जाता है, क्यों कभी डब्बे के अंदर से छोड़ के छत पर आज भी चला जाता है, ये जानते हुए कि ऊपर इलेक्ट्रिक वाली लाइन है। यहाँ बिहार को अपने में बदलाव करना होगा। दोनों वक्ताओं ने अपनी बातों में इतना कुछ कह दिया है कि कहना अब बहुत जरूरी नहीं है। एक बात बस ये है कि भारतीय राजनीति की अपनी धारा है और हर एक जगह हमें अंग्रेजों ने जो मंत्र दिया डिवाइड एंड रूल, वो आज तक कहीं ना कहीं चला आ रहा है कि हिंदुओं को बांटे बिना, क्योंकि हिंदुओं के कास्ट का एक सिस्टम है और उससे हम ना तो मुकर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बिहार इस बीमारी से सर्वाधिक पीड़ित है, कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश भी था। इस चुनाव में देखते हैं कि क्या है उसका सीन। और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को भी अंततः सोशल इंजीनियरिंग शब्द लाना पड़ा, वो करना पड़ा। और भाजपा ने भी अभी गुजरात से लेके राजस्थान और इसमें एक जाति विशेष जिस तरह से कई तरह की सभाएं कर रहा है, बयान दे रहा है, बार बार बयान दे रहा है, और उसके लेके गृह मंत्री तक को अपनी सभा में बोलना पड़ा। जो व्यक्ति संबंधित थे उससे उन्होंने 3 बार माफी भी मांगी। तो यह हमारे समाज की एक सच्चाई है। बहरहाल मुख्य मुद्दा ये था कि बिहार में तो कांग्रेस की भैंस डूब चुकी है, पहले से डूबी हुई भैंस ऑलरेडी, और इस बार फिर से डर है कि भाजपा अपना पिछला प्रदर्शन न दोहरा दे। थोड़े बहुत ऊंच नीच की संभावना शशि जी जता रहे हैं, मैं तो वह भी नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि इस बार की हालत तेजस्वी यादव को भले ही मीडिया ने, नोएडा की और बाकी जगहों की सो कॉल्ड मीडिया ने उनको भले ही एक कद दे दिया हो, लेकिन 2015 में लालू यादव थे, उनकी चाणाक्ष बुद्धि थी, तो वो प्रदर्शन हुआ था। तेजस्वी अपने बूते वो फेल ही करने लायक हैं और वो बहुत बुरी तरह फेल हो। धन्यवाद आप दोनों का, आपने बहुत बहुत समय दिया और मैंने संपादक होने के विशेषाधिकार का प्रयोग किया। जय सिया राम। थैंक यू। जय जय थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।